नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम एक नया कोर्स शुरू कर चुके हैं, सक्षम नाम से हमारा कोर्स है कि भाई सोशल साइंस से अब डरेंगे नहीं, करेंगे प्यार, राजस्थान की डिमांड पर आनंद सर फिर एक बार। तो आप सभी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। कल हमने पूरा इंट्रोडक्शन लिया था, आज चैप्टर को समझना प्रारंभ करते हैं। बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हिंदी मीडियम में नोट्स नहीं है क्या? बिल्कुल है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको कल तक जो है हिंदी मीडियम के नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन आप चैप्टर को यहाँ से भी समझ सकते हैं क्योंकि समझाने का माध्यम तो हिंदी ही है ना। तो चैप्टर को समझ लीजिए आज, और बाद में जो है आपको एक कल जो है मैं आपको हिंदी मीडियम के नोट्स भी जो है वो उपलब्ध करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था। कल हमने बात की थी कि स्टेट और गवर्नमेंट क्या होती है। स्टेट का मतलब कोई भी जगह है जी, कोई भी स्थान है वो स्टेट है, बट उस स्टेट को कंट्रोल करती है कौन? कंट्रोल करती है जी, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? बाय मेक लॉ, कानून बनाकर, है ना। तो आप देखो साथ साथ में जो बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं वो यहाँ पर हिंदी में अगर नोट्स बनाना चाहे तो साथ साथ बना सकते हैं। कानून बनाकर, कानूनों को लागू करके और कानूनों को न मानने वाले को दंड देकर वो एक अमूर्त संस्थान को, देखो मैंने हिंदी में लिखा है ना, तो मैं हिंदी के नोट्स ज़रूर उपलब्ध करवा दूंगा। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बच्चों, आपके लिए पूर्णतः उपलब्ध हूँ। अगर संकल्प लिया है तो लिया है, आपको सक्षम बनाएंगे मतलब बनाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो समझिए हमने कल रिवाइज किया था कि भैया स्टेट तो क्या है जी, एक इनविजिबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अमूर्त संस्थान है। बट गवर्नमेंट जो है वो एक विजिबल ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करती है? इसको विजिबल बना देती है ना। कैसे बना देती है? बाय मेकिंग लॉ, बाय इम्प्लीमेंट लॉ एंड पनिश हु डू नॉट ओबे लॉ, यानी कानून बनाकर, कानूनों को लागू करके और कानून न मानने वालों को दंड देकर सरकार जो है वो एक राज्य में सरकार की स्थापना की जाती है। ठीक है जी, कल हमने इसको समझ लिया था। कल हमने गार्नर भाई साहब की डेफिनेशन भी देखी थी। वो डेफिनेशन क्या थी कि गवर्नमेंट इज सच एन एजेंसी और अ मशीन थ्रू विच अ स्टेट पॉलिसी आर डिटरमाइंड, नॉर्मल इशू आर रेगुलाइज्ड एंड पब्लिक वेलफेयर इज डेवलपमेंट। गवर्नमेंट एक ऐसी मशीन है जी, गवर्नमेंट एक ऐसी मशीन है जो क्या करेगी? नीतियाँ बनाएगी, रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, रोज़मर्रा के मामलों को सुलझाएगी, सामान्य हितों को सुलझाएगी और क्या देगी? हमें विकास देगी, डेवलपमेंट देगी। आइए हम समझते हैं गवर्नमेंट के इस किस प्रकार सरकार को हम दो भागों में विभाजन कर सकते हैं। देखो पावर की शेयरिंग है, ये दो प्रकार से होती है। एक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे है पावर का? हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो हम इसको तीन भागों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि आप यहाँ पर लिख लीजिए मेरे साथ, ये होती है आपके व्यवस्थापिका, ठीक है जी, और ये होती है आपके कार्यपालिका, और ये जो है जुडिशरी, इसको बोलते हैं न्यायपालिका। मैं पूरे हिंदी के नोट्स भी आपको बनाकर जल्दी आपके समक्ष ले आऊँगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है कानूनों को लागू करना, इसका काम है उन कानूनों की व्याख्या करना और न मानने वाले को दंड देना। उसी प्रकार गवर्नमेंट का एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सरकार के तीन स्तर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट। इसीलिए हमारी पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार हो रखा है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हमारी पहली संस्थान लेजिस्लेचर, जिसको हम हिंदी में व्यवस्थापिका कहते हैं। मुख्य स्थानों पर मैंने पूरा ध्यान रखा है कि हिंदी का, तो आप घबराने वाली बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। व्यवस्थापिका का मुख्य काम क्या है? मेक लॉ, कानून बनाना। मुख्य काम क्या है? कानून बनाना। ठीक है ना, कानून बनाना इसका मुख्य काम है। इसके दो लेवल होते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए केंद्र सरकार में आपके केंद्रीय जो संसद है
है ना, वो उसका काम करती है। हम लोग राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की जो विधानसभा है, हमने जिनको चुनकर भेजा, अभी पीछे दिसंबर के अंदर जो चुनाव हुए थे ना, चुनाव हुए थे हमारे, उन चुनावों को हमने वो एमएलए के चुनाव थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, तो एमएलए के चुनाव थे सारे के सारे, विधानसभा के चुनाव थे। जिन्होंने हम राजस्थान के आधार पर हमने मुख्यमंत्री आदि जो सबको चुना ना, ये सारे बैठते हैं विधानसभा में, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। और जो हम एमपी के रूप में चुनते हैं, सांसद के रूप में चुनते हैं, आप अब जिस जिस ज़िले के आप हैं वहाँ आपके सांसद होंगे, जिसको हम एमपी बोलते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बोलते हैं, सांसद। ये सांसद बैठते हैं संसद में जाके, ये है यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है जी। देखिए हम बात करने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हमारी बात रहेगी यूनियन लेजिस्लेचर के ऊपर। यूनियन लेजिस्लेचर को जो भारत में नाम दिया जाता है वो है पार्लियामेंट, यानी कि संसद, संसद के नाम से बुलाया जाता है। ध्यान रहे, देखो याद करने की एक और ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ छोटी सी। संसद कहाँ पर है, तो देखो नाम से बोलो इसको, संसद, संसद, संसद। देखो बड़ा कर दिया मैंने, आधा पूरा ना ले लिया, संसद। इसको पढ़ो संसद, दो बार पढ़ो संसद, सात न से नौ। पहला आर्टिकल याद करवा दिया चुटकियों में, सारे के सारे आर्टिकल, जितने किताब में आर्टिकल है ना, सारे आर्टिकल आपको याद करवाऊंगा गारंटी से। पहला आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है, 79। आर्टिकल 79 कहता है कि भैया एक संसद होनी चाहिए। तो संसद, संसद बोलते हैं तो क्या आता है, 7-9। तो 7-9 से हमें पता चलेगा कि कौन सी है। आर्टिकल 79 ये कहता है कि एक संसद होनी चाहिए। अब ये संसद किससे किससे मिलकर बनी होती है, इस संसद में होते हैं प्रेसिडेंट, इस संसद में होते हैं लोकसभा, इस संसद में होती है राज्यसभा। इन तीनों के मिलने से क्या बनती है जी, संसद बनती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा के ऊपर, संसद के पहले भाग की तरफ। पहला भाग है लोकसभा। लोकसभा को हम फर्स्ट हाउस कह के बुलाते हैं, लोअर हाउस कह के बुलाते हैं और हाउस ऑफ द पीपल भी कहकर बुलाते हैं। अब ये लोअर हाउस वाला क्या मामला है जी, हमारी जो संसद है ना, उस संसद जो है वो 2 मंजिला है। नीचे वाला जो है वो लोकसभा लगती है, ऊपर वाले में राज्यसभा लगती है, इसलिए उसको लोअर हाउस बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर हाउस बोलते हैं। इतना ही है और ज़्यादा कोई बड़ा इसमें नहीं है। तो इसको फर्स्ट हाउस, लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, ये लोगों का है इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, इसके मेंबर्स जो होते हैं वो सिटीजन्स द्वारा चुने जाते हैं थ्रू द एडल्ट फ्रेंचाइजी, आपके वयस्क मताधिकार के द्वारा इनको चुना जाता है। लोग वोट करते हैं, अपना नेता चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है नंबर ऑफ मेंबर्स, लोकसभा में कितने लोग होते हैं। इन द बिगिनिंग 500, जब संविधान बना था तो एक व्यवस्था की गई थी कि 500 लोग जो है वो लोकसभा में होंगे। बट अभी जो है आपके नाउ द गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के इस एक्ट के बाद में गोवा और दमन और दीव को बाद में जोड़ा, मतलब आज़ादी बाद में हुए थे तो उनको बाद में जोड़ने के बाद, उनके एक्ट बनाने के बाद में अब जो संख्या है वो कर दी गई है 552। याद रखना है कितनी कर दी गई है, 552, 552, 552, याद रखेंगे 552 यानी 552। इस 552 में 530 तो है वो सीधे सीधे चुनकर आते हैं भैया स्टेट से, और 20 जने चुनकर आते हैं यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय शासित प्रदेश। केंद्रीय शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ से चुनकर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ से ये चुनकर आते हैं। ठीक है। और 2 जने जो है वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। इन एंग्लो इंडियंस को प्रधान जो अपने राष्ट्रपति जी होते हैं वो नॉमिनेटेड करते हैं। तो याद रखेंगे ये पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार छोटे प्रश्न जो है यहाँ से बन जाते हैं तो इसको विशेष से ध्यान रखें। 552 सदस्य 530 स्टेट से चुन के आते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है, 20 यूटी से आते हैं इन्हें भी इलेक्ट किया जाता है, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस। 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, ये होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। ये कब चुने जाते हैं, ये तब होते हैं जब संसद के अंदर, अब हाँ ये बच्चों के कई बार मेरे पास डाउट है कि सर एंग्लो इंडियंस होते क्या हैं। नाम से स्पष्ट है जी, एंग्लो इंडियंस। भारत आज़ाद हुआ, भारत में आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ चले गए, सारे नहीं गए थे, कुछ यहाँ पर रह गए जो स्थायी रूप से यहीं के निवासी हो गए, उन्हीं को आंग्ल भारतीय समुदाय कहा जाता है।
उन्हीं लोगों को आंग्ल भारतीय समुदाय के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, ये आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग हैं इन्हें हम एंग्लो इंडियंस के नाम से जानते हैं। इन्हें अब प्रेसिडेंट देखिएगा, अभी संसद के अंदर जो है क्या एंग्लो इंडियंस चुनकर आए हुए हैं? यदि चुनकर आए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्हें लगता है कि नहीं एंग्लो इंडियंस नहीं है, उस स्थिति में 2 एंग्लो इंडियंस जो है उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। ओके, आइए अब इसके इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। इलेक्शन हमने पहले ही बात की, लोकसभा का जो इलेक्शन है वो कैसे होने वाला है जी? वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार द्वारा यहाँ पर चुनाव करवाया जाता है। ठीक है जी। और वोट दे सकता है? आप वोट दे सकते हो क्या भैया? आप अगर 18 साल से ऊपर हो चुके हो तो वोट दे सकते हो, अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। बाकी मुझे पता है कि भाई 10th क्लास का बच्चा है तो शायद 18 साल का तो हुआ ही नहीं होगा, फिर भी संभव है। तो अगर आप 18 साल के हो तो वो व्यक्ति वोट दे सकता है। ठीक है जी, तो वोट देने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप यानी कि जो मेंबर होगा उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होगी। यानी अगर आपको एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो आपकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो सनी देओल होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। फिर एज जो है वो 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन आ गई कि भैया इंडियन होना चाहिए। दूसरी आ गई कि भैया एज जो है वो 25 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी, नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और फिर नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ मेंटली डिस्टर्ब, उसको किसी भी न्यायालय ने पागल घोषित नहीं कर दिया हो, वो व्यक्ति जो है वो मेंबर बन सकता है। ठीक है जी। तो ये क्वालिफ़िकेशन ध्यान रख लेंगे। 25 साल, इंडियन, किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए और मेंटली डिस्टर्ब्ड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। टर्म्स देखी जाए, अगर कार्यकाल देखा जाए तो कार्यकाल में जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। बट हमारे पीएम की एडवाइस पर, प्रधानमंत्री की एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को बिफोर टेन्योर भी क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है, भंग किया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री को ये लगे कि भाई सरकार चलाना मेरे लिए मुश्किल हो चुका है, मैं सरकार नहीं चला पा रहा हूँ, तो उस स्थिति में वो क्या करता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साहब कहता है भैया मेरे से सरकार चलती नहीं है, तो वो कहेगा क्या कर दो, तो उस समय वो क्या कर देता है? पूरी की पूरी लोकसभा को भंग कर देता है। इसीलिए लोकसभा एक अस्थायी संगठन होता है। ध्यान रहे, लोकसभा अस्थायी है जबकि राज्यसभा स्थायी होती है। ठीक है ना। फिर आते हैं मीटिंग्स की। अगर बात करें तो मीटिंग्स जो है उन्हें बुलाने का जो अधिकार है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास ही होता है। वो कहता है मीटिंग बुलाई जाए तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहता है मीटिंग रोक दी जाए तो सभी रुक जाते हैं। तो मीटिंग बुलाने का जो काम है वो कौन करते हैं जी? हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। और दूसरी बात, पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के अंदर क्या है? शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी एक साल में 2 मीटिंग बहुत ज़्यादा कंपलसरी है ना। तो 6 महीने से बड़ा अंतराल 2 मीटिंग के बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ पढ़ते हैं हमने, ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के अधिकारी कौन कौन से होते हैं? तो लोकसभा में आपके अधिकारी होते हैं, एक तो स्पीकर साहब, एक दूसरे होते हैं डिप्टी स्पीकर। ठीक है। अब ये किसके अनुसार होते हैं? तो हमें क्या डालनी है जी? लोकसभा में कुछ नातेदारी डालनी है। क्या डालनी है? नाते, कुछ नाते डालने हैं, कुछ नए नाते। शब्द से याद करें, नाते। तो नाते से 9 और 3 आर्टिकल 93। 2 आर्टिकल मैंने शब्दों से याद करा दिया आपको।
आप एक नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं ना ये बड़ी आसानी से कर पाओगे। संसद, संसद बोलते हैं 79, लिखा खत्म। यानी कि संसद कहाँ पर है, 79 पर है। नातेदारी, कहाँ पर नातेदारी डालें, लोकसभा के अंदर, और स्पीकर और डेप्टी स्पीकर किस अनुच्छेद के तहत, नए नए लोग आ रहे हैं, नाते डाल रहे हैं, नाते 9(3) लिखा खत्म। यानी कि आपका काम हो गया खल्लास। अब आपको चाहिए भैया एक स्पीकर और दूसरा डिप्टी स्पीकर। ये है हमारे स्पीकर महोदय, ये क्या है, इनको भाषण दे रहे हैं। ध्यान रहे कि इन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति को चुनकर स्पीकर बनाया जाता है। ये कौन सा कहता है, आर्टिकल 93 कहता है स्पीकर लोकसभा अपने मेंबर्स में से, अपने सदस्यों में से किसी एक को क्या बनाती है, स्पीकर बना देती है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, इनको रिमूव भी किया जा सकता है। इसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा आपको, उस बिल को लोकसभा में, केवल लोकसभा में वो पास होगा विद मेजॉरिटी, मेजॉरिटी यानी 2/3 से उसको पास करवाना पड़ेगा। बट दिस टाइप ऑफ बिल इफ़ अ नोटिस हैज़ बीन, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस हैज़ बीन रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ सच बिल एटलीस्ट डेज पीरियड, यानी कि आपको एक नोटिस पहले, जो 14 दिन पहले कम से कम एक नोटिस जो है स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पास आएगा, फिर उसके ऊपर लोकसभा के अंदर बातचीत होगी और फिर उसको हटाया जा सकता है। अब देखते हैं कि लोकसभा के जो स्पीकर साहब होते हैं उनके काम क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है। तो आप ये समझ लो, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, उस स्कूल में एक मॉनिटर होता है ना मॉनिटर, उस मॉनिटर के जो जो काम होते हैं वही लोकसभा में स्पीकर के काम होते हैं। अब मॉनिटर का काम क्या होता है, खड़े होकर नाम लिखना, चुप हो जाओ, रिस्पॉन्सिव फॉर द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिन, अनुशासन बनाना, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, आप बोलो, आप मत बोलो, ये करता रहता बेचारा स्पीकर। पहला काम तो इसका यही हो गया। दूसरा, वो फिक्स करता है कि आज हम किस मुद्दे पर बैठकर बातें करने वाले हैं, किस मुद्दे को, इश्यू को लेकर आज हमारी डिस्कस होने वाली है। फिर एक और बात, वो स्पीकर होने के साथ साथ बहुत सारी कमेटीज़ का चेयरमैन भी होता है। साथ ही साथ वो कई सारे चेयरमैन्स को क्या करता है, अपॉइंट भी करता है। कई सारे चेयर पर बैठने वाले मैंस को अपॉइंट भी करता है, कई सारी कमेटियों को देखता है। उसके अलावा डिसाइड वेदर द बिल एज अ मनी बिल और नॉट, वो ये डिसाइड करता है। जब कोई बिल आता है ना, आपको पता है मनी बिल केवल है ना लोकसभा में ही आता है, तो वो मनी बिल वास्तव में मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसीजन भी कौन लेता है, स्पीकर ही लेता है। इसका डिसीजन भी कौन लेता है जी, स्पीकर साहब ही लेते हैं कि भैया कोई बिल जो आया है वो वास्तव में धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है। और तो और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में जो पत्र व्यवहार है वो भी किसके माध्यम से होता है, स्पीकर के माध्यम से होता है। स्पीकर ही जो है इनके बीच में लेटर आवाजाही करता है। मतलब कि अगर आपको कोई भी लेटर लिखना है, अगर संसद कोई भी लेटर राष्ट्रपति के नाम लिखना चाहती है तो वो हमेशा स्पीकर के सिग्नेचर से ही होगा। समझ में आ चुकी बात आपको। डिप्टी स्पीकर का क्या काम है जी, इन द अब्सेंस ऑफ द स्पीकर ऑल द वर्क इज़ डन बाय डिप्टी। अगर स्पीकर नहीं है तो वो सारे काम डिप्टी स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। तो आज हमने लोकसभा के बारे में अध्ययन किया है। मैं आशा करता हूँ कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को तो आ ही रहा होगा। ये बहुत सारी जो ड्राइंग और है ये बस आपकी सुविधा के लिए, ताकि हास्यात्मक तरीके से हम चीज़ों को याद कर पाएँ, ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो मैं आशा करूंगा कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वे अवश्य रूप से अपने नोट्स बनाने की कोशिश चालू कर सकते हैं। बाकी मैं आपको विश्वास देता हूं कि कल तक मैं आपको इसको कंप्लीटली शुद्ध हिंदी के अंदर पूरा नोट डाउन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी। तो थैंक यू। सक्षम को और सक्षम बनाना आप लोगों के हाथ में है। कैसे हाथ में है जी, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है मैंने, पूरा स्टेप बाय स्टेप दे रखा है किस तरह आप सक्षम के पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, क्या क्या आपको करना है, पूरा एक लिंक दे रखा है मैंने। तो वहाँ आपको एक फॉर्म दे रखा है, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रहा है। फॉर्म भरे, टेलीग्राम पर जाए, टेलीग्राम पर जाके आप जैसे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में व्हाट्सअप नंबर लिखे, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर से अपने व्हाट्सअप से जोड़ूंगा। वहाँ से आपको एक इनविटेशन भेजूंगा टेलीग्राम का, उस इनविटेशन पर आपको क्लिक करना है, आप हमारे प्राइवेट ग्रुप में आ जाएंगे। उस प्राइवेट ग्रुप में आपको टेस्ट मिलेंगे, उस प्राइवेट ग्रुप में आपको नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें वहीं मिलने वाली है। ठीक है जी। तो थैंक यू, देखते रहिए
हमारा प्यारा चैनल सक्षम स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेज की तरफ से। और भी लोगों को जोड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।